नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भरा जाने लगा है। और इसका हमने डिटेल भी अपने डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिए हैं। आप चाहे तो उस लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे और वहां से पूरी डिटेल जानकारी ले लेंगे। हालांकि मैं बता दूं, जितनी वैकेंसी की थी कि बहुत सालों बाद आ रही है तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगा, बट ऐसा आपके मुताबिक नहीं आया है। बट जितनी भी वैकेंसी है और आप उसी उसमें प्रिपरेशन करेंगे तो ज़रूर आप एक सीट ले पाएंगे। और उसी के सिलसिले में आपकी हेल्प के लिए, सहायता के लिए हमने कुछ सामान्य अध्ययन पर कुछ जनरल क्वेश्चन आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, हल करेंगे, और ज़रूर आप साथ में मिलकर के हल किया जाएगा। मीन्स आप जितना पढ़े हैं एटलीस्ट आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ। इस डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हम प्रयास करेंगे कि आपके जो जनरल स्टडी से जो सामान्य क्वेश्चन एएलपी आदि में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर अपने इस सेशन में सॉल्व करेंगे और भी आगे सॉल्व किया जाएगा। या डायरेक्शन विजन में आप हमने हर दिन एक नए नए क्वेश्चन जनरेट करते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहा है कार्य का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ वर्क आर जूल न्यूटन ना वाट डाइन। क्या हो सकता है? तो जूल न्यूटन वाट डाइन। देखिए, डाइन भी आपका फोर्स का है, वाट आपका शक्ति है, न्यूटन फोर्स का है, और ओवरऑल जूल जो है ना, जूल ये आपका कार्य का मात्रक है। न्यूटन मीटर भी आपका कार्य का मात्रक होता है। तो ओवरऑल एक प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका जूल आंसर सही होगा। ये बाई लैंग्वेज है, जिसमें आप समझ सकते हैं उसमें आप समझेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। करा दाब का मात्रक क्या होगा? दाब का मात्रक पास्कल डाइन ऑर्ग जूल। द यूनिट ऑफ पावर इज पास्कल डाइन ऑर्गन जूल। तो दाब का मात्रक जनरली देखिए, दाब बराबर क्या होता है? तो कहेंगे दाब बराबर होता है फोर्स, बल ना, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, इसका आपका मीटर स्क्वायर होता है। आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो जानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि 1 न्यूटन प्रति मीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। ओके, तो 1 पास्कल यानी ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन में पास्कल है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का 2 सही हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? बताएंगे 1 पास्कल के बराबर होगा, ठीक है ना। आगे देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 थर्ड क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंस पावर इन एसआई सिस्टम? फर्स्ट इज द वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो लेंस की जो शक्ति की इकाई होता है उसको हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, डायोप्टर, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डायोप्टर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर, एम्पियर, व्हाट इज द एम्पियर, व्हाट इज द एम्पियर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट? क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापता है? तो बताएंगे एम्पियर करंट मापता है। एम्पियर क्या मापता है? कहेंगे करंट मापता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? Which of the following pair of physical quantity do not have the same dimension formulas? मतलब निम्न में दिए गए में से किसमें आपका डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है नहीं है। तो देखिए आपका पहला जो दिया है फोर्स दिया है, दाब दिया। आप फोर्स की यूनिट न्यूटन जानते हैं और दाब का अभी अभी आपने बताया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। आप बताइए न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों तो बराबर नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन ए तो मैच कर गया। लेकिन चेक कर लेंगे क्या कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान है? बिल्कुल, कार्य का भी मात्रक वही न्यूटन मीटर और ऊर्जा का भी जूल होता है, तो 1 न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। आवेग संवेग उसी प्रकार से भार और बल भी बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? मतलब सदिश राशि नहीं का मतलब होता है अदिश राशि, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मास। संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। बाकी सब ऊपर वाला एक प्रकार से हमारा क्या है, एक प्रकार से वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश है। तो पूछ रहा कौन सा सदिश नहीं है? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मास या द्रव्यमान आपका सदिश नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं अदिश राशि है। देखिए ऊर्जा,
बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त। स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी, टार्क, मोमेंटम, ऑल ऑफ द अबव। एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ऊर्जा एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या हो सकता है? ठीक है ना। ऑप्शन ए जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विराम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। इफ द हॉर्स स्टार्ट मूविंग सडनली देन देयर आर द रीजन फॉर द राइडर टू फॉल। क्या कारण है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कन्वर्जेशन ऑफ रेस्ट इनर्शिया का, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। विश्राम जड़त्व या रेस्ट एनर्शिया जो विश्राम का विरोध करता है, मतलब एकाएक जो चलने का, उसी के कारण वो गिरने की पॉसिबिलिटी रहता है। इसलिए ऑप्शन जो इसका सही होगा वो आपका तीसरा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कह रहा है शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर हर जगह रहना चाहिए। पृथ्वी की सतह पर जगह समान होना चाहिए। ध्रुवों पर अधिकतम होना चाहिए। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। द बॉडी वेट इज द स्पेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल, मतलब सभी सरफेस पर समान होता है। इन मैक्सिमम एट द पोल एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर, ठीक है ना। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। जो पोल होता है वहां पर हम लोग ऑप्शन बी इसका सही कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन कितना करेंगे? बी सही कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट होता है कि गुरुत्वीकरण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का बहुत कम होता है, और उसी कारण से। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कह रहा है कि पहला जो है, कह रहा है चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प का मतलब बहुत कम है, और चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। कह रहा है एन एस्ट्रोम कैन जंप हायर ऑन द लॉन्गर surface than on the earth surface become. He is the weightless on the moon. There is no atmosphere on the moon and gravitational force on the lunar, ना lunar मतलब चंद्रमा, and surface is very less as compared to earth surface. तो यही आपका सी सही होगा। that is the answer is चीज करे चंद्र पर the gravitational force on the lunar surface is very less as comparison to earth surface, ठीक है। द मून इज स्मॉलर देन द अर्थ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये वाला हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। करा एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो कार्य करता है, ठीक है ना। तो कार्य करता है कि नहीं करता है? देखिए कार्य कोई भी कार्य करेगा कि नहीं करेगा, कार्य कोई ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है वर्क डन जो होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि आप बल लगा रहे हैं और आपसे कोई विस्थापन नहीं क्रिया हो रहा है, तो डी का मान यदि विस्थापन 0 हो गया तो वर्क डन आपका 0 ऑलवेज रहेगा, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा देंगे। तो दीवार पर यदि धक्का देंगे और दीवार आगे विस्थापित नहीं होता है, उस केस में आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो कौन सा होगा? कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। आंसर ए इज द करेक्ट। आगे बढ़ें, देखिए इसका समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक व्यक्ति एक दीवार को, अच्छा यही क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है एंड स्टॉप्ड बॉटल फिल्ड विथ वाटर विल ब्रेक देन फ्रोजन बीकम। करा कि द बॉटल श्रिंक व्हेन द फ्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज व्हेन इट इज फ्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज देन फ्रीज एंड द ग्लास इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच का उष्मा का कुछ चालक होता है। कहने का मतलब है जब भी हमारे पास पानी, जब भी बॉटल में पानी भरे हैं और पानी को जमने दिया जाता है, तो कहा जाता है वाटर की जो प्रॉपर्टी होता है वो सामान्य कोई भी पदार्थ की से अलग होता है। मतलब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो हम बात करेंगे, तो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो सभी से सामान्य रखता है। मतलब सभी को गर्म करेंगे तो फैलेगा और ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। मतलब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाला कार्य है। लेकिन यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वाला कार्य है तो जो वाटर है अलग दूसरे तरह का कार्य करता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के यदि जब नीचे आता है ना, तो कहा जाता है कि डेंसिटी कम होती है और आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने पे जब हमारा आयतन बढ़ता है तो ग्लास टूट जाती है। तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। मतलब ये नहीं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है।
समझ में आ रहा है ना। मतलब कहने का मीन्स ये है कि आपको आयतन जो बढ़ने घटने वाला सिस्टम है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाला जो है वो सामान्य पदार्थ की तरफ काम करेगा, लेकिन यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आएंगे, नीचे आएंगे, तो इसका अलग केस हो जाता है। हम लोग आगे इसी पर क्वेश्चन है वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। बट इतना इसका आंसर होगा कि जब हमारे पास कॉच में कोई वाटर रखें, उसको जमने देंगे तो वाटर का जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा और इस कारण से वो वाटर की बॉटल टूट जाएगी। ठीक है ना। तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए। करा व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ द टेम्परेचर इज ड्रॉप फ्रॉम 9 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। करा देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज, द वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, व्हाट विल बी फ्रीज। हमने कहा कि पहले आयतन क्या करेगा, घटेगा। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यदि हम बात करें वाटर को तो वह जनरल दूसरे पदार्थ की तरह काम करेगा। मतलब दूसरा पदार्थ का ये होता है कि जब आप गर्म करेंगे फैलेगा और ठंडा करेंगे सिकुड़ेगा, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाला काम है। मतलब वाटर को यदि हम 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएंगे तो सिंपल सा उसका अदर पदार्थ की तरह सिकुड़ना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आयतन कम ही होना चाहिए। लेकिन जहां 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे डाउन करेंगे तुरंत उसका आयतन बढ़ना चालू कर देगा। तो कहने का मतलब 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 9 से 4 एंड 4 से 3 हमारे पास 3 कंडीशन है। इसमें आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और इसमें आयतन आपका इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल होगा पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आंसर सी होगा, द वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। आप समझ गए होंगे, आंसर आपका सी सही होगा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर पहले से ऊपर उठ जाएगा या नीचे। चूंकि समुद्र की जो डेंसिटी समुद्र में जो हमारा है और उसकी डेंसिटी एज कंपेरिजन टू नदी वाले के पानी से वो आपका ज़्यादा होता है और इस कारण से पहले जितना था उसमें थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर की ओर उड़ जाती है, राइज स्लाइटली अपवर्ड, थोड़ी डूब जाती हैं। ठीक है ना। सिंक एंड लिटिल, अपरिवर्तित रहती है, रिमेन्स अनचेंज। एंड ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है, राइजिंग सिंकिंग डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द बोट। करा व्हेन द बोट आर एंटर द सी फ्रॉम द राइवर, मतलब जब हमारा समुद्र में जाता है तो जाहिर सी बात है समुद्र की डेंसिटी ज़्यादा होता है तो अब वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन जो होगा वो ए सही हो जाएगा ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यही है क्वेश्चन, नदी में जलता हुआ ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर इसका कितना लगाएंगे, 15 का आंसर ए लगा देंगे। ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर होता है जल के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एक सामान्य पदार्थ की तरह और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जो एक्सेप्शन केसेस वाटर वगैरह आदि होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है तो आयतन न्यूनतम होता है, क्योंकि आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो वॉल्यूम बराबर आपका ये हो जाएगा डेंसिटी। जब आपकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो वॉल्यूम उस समय मिनिमम हो जाएगी। कहने का मतलब हमने कहा कि आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे डिवाइडेशन लाइन है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन 9 था, तो जब भी 9 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 तक लाएंगे तो उसके आयतन में कमी होगा। कमी कहाँ तक जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसकी आयतन कम होगी। मतलब न्यूनतम जो आयतन कहाँ होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम आयतन हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जैसे ही आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और नीचे जाएंगे तुरंत आपका आयतन बढ़ने लगेगा और उस केस में घनत्व आपका घटने लगेगा। ठीक है ना। तो घनत्व आपका, आयतन बढ़ने लगेगा तो घनत्व आपका घटने लगेगा। यदि आपसे पूछा जाए बताओ भाई एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, मतलब पानी है, आप किसका घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का आयतन ज़्यादा होगा, घनत्व कम होगा।
2 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का आपका आयतन थोड़ा सा मतलब आयतन आपका ज़्यादा होगा, अरे सॉरी कम होगा, घनत्व आपका ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल दोनों में अंतर है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर जो हम लोग करेंगे वो डी सही कर देंगे। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। प्रेशर इनसाइड द सूप बबल्स, ध्यान देंगे, कहा जाता है कि बबल तभी डिस्पैच होता है, मतलब टूटता है, फटता है, जब उसके अंदर का दाब अधिक हो जाता है। तो दाब प्रेशर की वजह से बबल के अंदर जो प्रेशर पी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका मान जब भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वायुमंडलीय दाब के बराबर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है ना, ऑप्शन ए, इन ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बबल के अंदर जो है प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, करा एक बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। व्हेन द मर्करी ऑफ द बैरोमीटर suddenly falls, what does it indicate? Hot, cold water weather, hot weather and possibility of storm and the thousand storm, नेक्ट आपका आधी झंझनाहट की संभावना होती है। आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा वो सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का जो ऊर्जा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कह रहा नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। एनर्जी इज क्रिएटेड ऑन द सन बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड थ्रू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन थ्रू द रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने कहा सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण जो होता है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है, मीन्स नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन जो इसका रहेगा वो बी रहेगा, मीन्स नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग। हाउ मच पार्ट ऑफ आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी रिमेन्स एबव द सी सरफेस? 1/9, 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। कहा जाता है कि समुद्र में यदि कोई आइसबर्ग है उसका 1/10वां भाग जो होता है औसतन एवरेज लेवल पर 1/10वां भाग ही जल की सतह से बाहर रहता है। तो ओवरऑल जिसका आंसर जो होगा वो हम लोग का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग का ये 20 क्वेश्चन था, ALP बेस में या उत्तर प्रदेश पुलिस हैं या कोई सामान्य जो जनरल स्टडी है आपका नॉलेज के लिए कि आप पढ़ रहे हैं तो कितना आपका रिवीजन हो रहा है। तो एज ए रिवीजन बेसिस पर हमने 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया। बाकी आगे भी इसी प्रकार से डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी कंटिन्यूस होता रहेगा किसी भी सामान्य एग्जाम के लिए, खासतौर ALP के लिए। तो आप हमारे इस चैनल को डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और भी किसी प्रकार के डाउट मन में है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। आपकी डायरेक्शन विजन आपकी हमेशा सेवा में तत्पर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।